हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर लाइट वाला चैप्टर पहले करवा दीजिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग आ गए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने, यानी कि लाइट वाले इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम लोग जम करके एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग सारी लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जितनी क्वेश्चंस, जितने कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप 100% 10th क्लास में टॉप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई आज के थॉट ऑफ द डे की, दैट इज बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ स्किल एंड दैट कैन बी टॉट एंड लर्न बाय एनीवन। कोई भी चीज पढ़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम लोग का जो एटीट्यूड है दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द वर्क। तो आप अगर पढ़ने चल रहे हो तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं शैलेंद्र सर से पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियस है मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करने वाला हूं। और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, शैलेंद्र_सर_फिजिक्स। इस हैंडल से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ोगे। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में, आप लोग मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी का एक फॉर्म होता है विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन। अगर आप लोग किसी चीज को देखते हो तो आपके दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट होता है और उसी सेंसेशन को क्रिएट करने वाली एनर्जी कौन है, दैट एनर्जी इज लाइट। सो लाइट इज अ form of energy which enables to see any object which emit or reflect light। लेकिन हम लोग केवल उसी ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों देख पाते हैं जो या तो अपनी खुद लाइट इमिट कर रहा हो या तो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सन की तरफ देखो तो आप उसको नेचुरली देख पाते हो, क्यों? क्योंकि वो खुद ही लाइट इमिट कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो लाइट स्टूडियो में से मेरे ऊपर आ रही है वो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो तो हमेशा हम लोग वही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं विच इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। हम लोग की आंखों में जो सेंसेशन क्रिएट कर सके वो एनर्जी प्यारे बच्चों लाइट एनर्जी होती है। सो वी कैन एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि विजन वाला जो सेंसेशन है वो हम लोग की आंखों में कहां से आता है, वो आता है इसी लाइट की वजह से, है ना। अब लाइट की हम लोग को और भी देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स फॉर्म में या फिर वेव्स के फॉर्म में। अब यहां से देखो भाई साहब, डिटेल वाली बातें स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम लोग बेटा बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। और अगर हम लोग बात करते हैं वेव्स की, तो लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनफैक्ट ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट। अब इन सब चीजों के बारे में फुल डेप्थ में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फोटॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी ऑल कलर्स ऑफ द नेचर। नेचर में आपको जितने भी कलर्स दिखाई पड़ते हैं, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जितने भी कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, दोज ऑल कलर्स आर सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आवर आईज आर मोस्टली सेंसिटिव फॉर द येलो कलर। हम लोग की जो आंखें होती हैं वो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सेंसिटिव होती हैं येलो कलर के लिए, एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर द वॉयलेट एंड रेड कलर। सबसे ज्यादा सेंसिटिव है येलो के लिए और सबसे कम सेंसिटिव हम लोग की आईज होती हैं वॉयलेट और रेड के लिए। ड्यू टू दिस रीजन कमर्शियल व्हीकल्स आर पेंटेड विद येलो कलर। इसीलिए जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उन सभी को येलो कलर से पेंट किया जाता है। सोडियम लैंप्स आर यूज्ड इन रोड लाइट्स। रोड लाइट्स जो होती हैं उसमें सोडियम के लैंप्स यूज होते हैं क्योंकि उसके लिए हमारी आईज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन रेड कलर और वायलेट कलर के लिए हमारी आईज सबसे कम सेंसिटिव होती हैं। तो आखिर ये सेंसिटिविटी क्यों है, ये कलर्स क्यों है, क्यों हमें कोई कलर रेड दिखाई पड़ रहा है, क्यों हमें कोई कलर येलो दिखाई पड़ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों जम के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका प्यारा सा नाम है लाइट।
अब आइए बात करते हैं कि आखिर लाइट जो है उसकी कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो खूब डेप्थ में मैं आपको बताने वाला हूं। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि बेटा प्यारे बच्चों ये पहला लेक्चर है और आपको एटलीस्ट फील आना चाहिए। देखो यार, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले ये तो पता हो कि सर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो कर रहा है यानी कि लाइट, वो लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्यारे बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर। जब भी किसी मीडियम में लाइट का प्रोपगेशन होता है तो मीडियम के पार्टिकल्स एनर्जी कैरी करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है जब भी किसी मीडियम में लाइट प्रोपगेट करती है। द पार्टिकल्स ट्रांसमिट एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स एंड इन दिस वे एनर्जी प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक पार्टिकल एनर्जी दूसरे को देता है, दूसरा वाला तीसरे को देता है, तीसरा वाला चौथे को देता है। इस तरीके से एनर्जी का प्रोपगेशन होता है जस्ट लाइक वेव। इसका मतलब लाइट क्या है, लाइट के पास वेव नेचर होता है। इट ऑलवेज प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कब अपने पाथ से डेविएट होगी उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम वो जगह होती है जहां कुछ नहीं होता है, जहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम एब्सेंट है टोटली। ना वहां एटमॉस्फेयर है, ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं, उसको वैक्यूम कहते हैं। अगर हम लोग बात करें सन और अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच का ये जो स्पेस है, वो स्पेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, वैक्यूम होता है। और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ही हाई स्पीड है ना। और ये स्पीड कहां पर होती है, वैक्यूम में। लेकिन अगर हम लोग एयर में बात करें तो वो स्पीड इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एयर में भी हम लोग यही मान लेते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही एयर में भी उसकी स्पीड है। अगर ये एग्जैक्ट मैं आपसे बात करूं तो ये एग्जैक्ट स्पीड हो गई 29 करोड़ 74,89,978 मीटर पर सेकेंड। इतनी तगड़ी स्पीड है, आप सोचो लाइट की। तो लाइट जो होता है प्यारे बच्चों, वैक्यूम में, एयर में बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है। और लाइट से ज्यादा फास्ट चलने वाला अभी तक कोई पार्टिकल, कोई वेव हमारे पास नहीं है ना। अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल वेव नहीं है जो लाइट की स्पीड से भी चल पाए, है ना। इवन तेज चलना तो बहुत दूर की बात हो गई। लाइट नेचुरल चीज है, आपको पता है, ये नेचुरली अकरिंग है। अपने आप सन है, अपने आप सन से लाइट आती है, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। और उसकी स्पीड इतनी हाई है कि उसके आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। बाकी अभी मैं आगे भी बताऊंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके आसपास भी ट्रेवल कर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। Light does not need material medium to travel, that it can travel through vacuum also. लाइट को मेरे प्यारे बच्चों ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है स्ट्रेट लाइन में। सो इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। नेक्स्ट, इट एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट का प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जब भी किसी भी शाइनी सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर इंसिडेंट होता है तो बाउंस बैक कर जाता है। जिस मीडियम से आया था लाइट रे, उसी मीडियम में वापस चला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है प्यारे बच्चों, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, तो वो डेविएट होने वाला जो प्रोसीजर है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रोसेस है, लाइट में इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंटरफेरेंस का प्यारे बच्चों मतलब ये होता है जब एक ही मीडियम में, एक ही साथ, एक ही समय पर 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज ट्रेवल कर रही हो, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या फिर जो नेट इंटेंसिटी होती है वो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और किसी दूसरे पॉइंट पर मिनिमम।
ठीक, ये चीजें क्लास 12th में जब आप लोग आओगे तब आपके सिलेबस में आएगा। बट इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट में इंटरफेरेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर दो वेव्स मान लो ट्रेवल कर रही हैं तो हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y बराबर y1 प्लस y2। ठीक, लेकिन डिटेल में आएगा जब आप लोग 12th में आओगे तो उसी समय आपको ये ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। फिर आया डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन भी लाइट की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, और डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट रे किसी भी सॉलिड के कॉर्नर से पास हो रही होती है तो बेंड होकर उस रीजन में चली जाती है जहां उसको नहीं जाना था, मतलब शैडो वाले रीजन में। शैडो वाले रीजन में भी लाइट रे बेंड करके चली जाती है प्यारे बच्चों, और उसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, इसको मैं आपको नॉर्मली समझा सकता हूं। जैसे जब भी आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हो और बगल वाली क्लास में भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऑब्वियस है उधर वाले टीचर की आवाज इधर आती है और इधर वाले टीचर की आवाज उधर जाती है। तो ये क्या है, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड का डिफ्रैक्शन है। बिल्कुल वही काम लाइट में भी होता है ना, लेकिन लाइट का डिफ्रैक्शन हम लोग अपनी नेकेड आइज से नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप 12th में आओगे तो मैं उसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूंगा। और नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास है प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट रे जो सामने से आ रही है उसकी इंटेंसिटी को जस्ट हाफ कर देना। जैसे मान लो आप साइकिल से, अपनी स्कूटी से, अपने बाइक से आप जा रहे हो और सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, रात का टाइम है और उस ट्रक की लाइट जल रही है, तो आपको ऑब्वियस है आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है ना। उतने टाइम गाड़ी जो हमारी होती है, साइकिल हमारी होती है, वो अंदाजे में चलती है, अंदाजे से चलती है ना। तो ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। अगर उस समय कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास हो कि हम सामने से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को जस्ट हाफ कर दें तो ऑब्वियस है हमको भी कुछ थोड़ा मोड़ा दिखाई पड़ने लग जाएगा, तो हमारा भी काम चल जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट जो है उसके पास वेव नेचर होता है। लाइट एक तरीके का वेव है, वेव की तरह प्रोपगेट करता है, और वेव नेचर है इस चीज को प्रूव करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। जिसमें से प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप लोग अभी क्लास 10th में पढ़ ले रहे हो, जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आपके सिलेबस में आएगा जब आप लोग क्लास 12th में आओगे तब। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन डिटेल में आपसे मैं बात करने वाला हूं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, है ना। आ जाइए और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऑसिलेशन देखने को मिलता है। मतलब लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, यू कैन से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑसिलेशन होता है जहां पर लाइट प्रोपगेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के आसपास का वो जगह है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज को देखा जा सके, जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस क्षेत्र को, उस रीजन को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, ठीक है, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तो किसी भी चार्ज का नेचर होता है ना कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं दूसरे वाले पॉजिटिव को ऑब्वियस से रिपेल करूंगा और किसी निगेटिव को अपनी तरफ खींच लूंगा, है ना। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं चार्ज हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मेरे आसपास का ये रीजन, देखो मेरा हाथ जितना बड़ा है ये पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर से मुझे लगा कोई पॉजिटिव आ रहा है, मैं उसको तुरंत रिपेल कर दूंगा, भगो दूर चलो। कोई निगेटिव आ रहा है, इधर आओ तुम, उसको बुला लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये रीजन जितने में मैं किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हूं, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आई सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेम काम, अगर मैं मैग्नेट हूं तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब जरा लाइट के बारे में समझो। लाइट प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसका मतलब अगर लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। मतलब मान लो मैं लाइट हूं, है ना, मैं खुद लाइट हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करेगा, है ना। और अब सब चीज को देखो, है ना, लाइट जाएगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सारा काम होगा। तो लाइट का नेचर कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ऐसा 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 ऐसा, ये लाइट का नेचर होता है ना। अगर मैं लाइट हूं, मैं इधर की तरफ अगर जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, लाइक दिस। ये नेचर होता है किसी भी लाइट का। तो लाइट कैसा वेव हो गया प्यारे बच्चों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मींस व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स। ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, एंड दे बोथ वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। बोथ वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के भी, और लाइट के प्रोपगेशन के भी। लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगी प्यारे बच्चों, उसके भी परपेंडिकुलर और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर प्यारे बच्चों लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। इसीलिए इसके पहले वाली स्लाइड पर देखो एक पॉइंट था कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸। एयर में उससे थोड़ी कम होती है, वाटर में जाओगे थोड़ी और कम हो जाएगी, किसी ग्लास में जाओगे और कम हो जाएगी। इसका मतलब लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है ना। ये लाइट की प्रॉपर्टी हो गई। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है प्यारे बच्चों, वेवलेंथ भी चेंज होता है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा वेवलेंथ क्या है, तो जरा ध्यान से देखो। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा होगा वेव्स, है ना। वेव्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है लाइक दिस, है ना, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, इधर मान लो वाई डायरेक्शन है, और वेव अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो ये देखो एक टाइम पीरियड में जितना वो वेव आगे बढ़ जाए उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड में, एक वेव कंप्लीट करने में वो जितना आगे बढ़ जाए, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। या फिर दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है प्यारे बच्चों। क्रेस्ट और ट्रफ अगर नहीं आपको पता है, देखो मैक्सिमम वाला पॉइंट, टॉप वाला पॉइंट होता है क्रेस्ट और बॉटम वाला पॉइंट होता है ट्रफ्स। तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी, या एक टाइम पीरियड में जितना वेव आगे बढ़ जाए, दैट इज नोन एज वेव लेंथ। क्लियर? तो वेवलेंथ भी चेंज होता है जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्यारे बच्चों ट्रेवल करता है तब। 10वीं प्रॉपर्टी देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव रिमेन्स सेम इन ऑल मीडिया। फ्रीक्वेंसी में भाई साहब कोई चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ प्यारे बच्चों सोर्स। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब? सोर्स की प्रॉपर्टी है। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होने वाला, तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट इफ द सोर्स इज सेम। सोर्स बदल जाए तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। एक लाइट इस वाले ट्यूबलाइट से आई और एक मान लो किसी CFL से आई, किसी बल्ब से आई, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। लेकिन अगर एक ही ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, भले वो एयर में हो, वो वाटर में हो, वो किसी ग्लास में हो या किसी भी मीडियम में हो। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक सोर्स सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी सेम है। सोर्स बदल गया भाई साहब तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गया। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक थ्योरीज नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो इवन लाइट की स्पीड के बराबर चल पाए। उससे तेज चलना तो बहुत दूर की बात है ना, उसके बराबर भी हम नहीं चला पा रहे। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल गया, ध्यान से सुनना,
अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से बेटा चल गया तो उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट। और आपने आइंस्टाइन साहब का एक बहुत बहुत फेमस रिलेशन है E बराबर mc स्क्वायर, जरूर आपने देखा होगा, है ना, सुना होगा। अगर मास इनफाइनाइट है प्यारे बच्चों तो उस पार्टिकल की एनर्जी भी इनफाइनाइट है, और जिसकी एनर्जी इनफाइनाइट है वो कौन है? ऊपर वाला, गॉड, है ना, दैट इज गॉड। तो वो पार्टिकल हमारा गॉड बन जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे गॉड पार्टिकल। क्या बोलेंगे? गॉड पार्टिकल। इसको हम लोग बोलते हैं गॉड पार्टिकल। लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोग कोई ऐसा पार्टिकल नहीं बना पाए हैं जिसकी स्पीड लाइट के बराबर हो, क्योंकि जिस दिन ये काम हो गया उस दिन भाई साहब हम लोग पहला मैन मेड गॉड पार्टिकल बनाएंगे, इंसान का बनाया हुआ भगवान पार्टिकल, है ना, गॉड पार्टिकल। ऐसा हम लोग कोई चीज बनाएंगे, यानी कि भगवान को हम लोग बनाएंगे अगर कभी भी हम ऐसा कर पाए कि ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल जाए। अभी तक तो फिलहाल नहीं हो पाया है और मुझे उम्मीद है कि भी आगे भी कुछ समय तक तो नहीं हो पाएगा। बाकी आगे जैसा हो भविष्य में मुझे नहीं पता, बट ये चीज एक बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कठिन काम है, जल्दी से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये होने का मतलब इंसान के पास इनफाइनाइट एनर्जी आ जाएगी, वो सारे सुपर पावर्स आ जाएंगे जो आप लोग मूवीज में देखते हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? दीज आर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। शुभ शुभ 11 प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं लाइट की, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आपको फील आएगा पढ़ करके कि लाइट होता क्या है। अब आ जाइए, दो चीजें हमारे पास होती हैं, रे ऑफ लाइट और प्यारे बच्चों बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। रे ऑफ लाइट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अगर आपने कोई एक ऐसी लाइट रे दिखाई, है ना, इस तरीके से आपने दिखाया, इसका मतलब यह हुआ कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है या लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल एरो जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि लाइट किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो बीम ऑफ लाइट का, तो बीम ऑफ लाइट इज द ग्रुप ऑफ लाइट रेज, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, है ना। सो अ बंच ऑफ द लाइट रेज और बंडल ऑफ द लाइट रेज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो देखो, अगर किसी एक पॉइंट से ढेर सारी लाइट रेज निकलती दिखाई पड़ रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट रेज। लेकिन क्योंकि लाइट रेज सब फैल रही हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे दीज आर डाइवर्जिंग रेज। दीज आर, वी कैन से डाइवर्जिंग रेज और यू कैन से डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और प्यारे बच्चों, अगर यहां पर देखें सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आ रही हैं, यहां पर कलेक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज। तो लाइट रेज अगर फैल जाएं तो डाइवर्जिंग, और अगर वो कलेक्ट होकर एक पॉइंट पर आ जाए प्यारे बच्चों तो उसका नाम होता है कन्वर्जिंग लाइट रेज या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब मैटर यह है कि सर हम लोगों को दिखाई कैसे पड़ता है, हम लोग कैसे किसी को देखते हैं। तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो उसके पीछे का कारण है कि जो लाइट रे आ रही है मेरे चेहरे पर, मेरे कपड़ों पर, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास तक पहुंच रही है। सेम काम देखो, ये भाई साहब यहां पर खड़े हैं, अगर इन भाई साहब को ये गमला, ये पेड़, ये फूल दिखाई पड़ रहा है तो कारण उसके पीछे का कौन है? सन। इस सन से आने वाली लाइट रे देखो, जब इस फूल के ऊपर पड़ी, इस गमले के ऊपर पड़ी, तो इस गमले से लाइट रे हर डायरेक्शन में देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, हर तरफ निकल रही है, ठीक। लेकिन यहां से निकलने वाली जो लाइट रेज उस बच्चे की आंख में गई, उसी की वजह से ये फूल उस बच्चे को दिखाई पड़ा। इसका मतलब क्या है? यहां पर भी क्या हो रहा है स्टूडियो में, जो लाइट रेज मेरे पास आ रही हैं वो मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक पहुंच रही है, इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हो, अदरवाइज आप मुझे नहीं देख पाओगे। अगर मैं इस तरीके से जो खड़ा हूं, आप में से मैक्सिमम, इनफैक्ट सभी बच्चों को ऑब्वियस है मेरे शूज दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शूज से निकलने वाली जो लाइट रे है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप तक नहीं पहुंच रही है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने शूज पहने नहीं होंगे, आप चप्पल पहन के पढ़ा रहे होंगे, ऑनलाइन में कौन देखने वाला है ना। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसमें से निकलने वाली लाइट रेज आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो हम लोग तभी कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब उसमें से निकलने वाली लाइट रेज आपकी आंखों तक
पहुंचे तो जरा ध्यान से देखिए, व्हेन लाइट रेज इज फॉलिंग और स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट और reached to our eyes, due to this our eyes feel a sensation that we see the object. जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आपकी आंख में जाती हैं तो सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती हैं और उससे हमें पता चलता है भाई साहब हमने कुछ देखा, हमको कुछ दिखाई पड़ा, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आ जाते हैं जरा ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जिन चीजों की आप बात कर रहे हो, जिसको आप देखने की बात कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपसे बोले कि भाई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताओ, तो आपको बोलना चाहिए एनीथिंग विच हैज इट्स ओन लाइट और इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर्स। कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी खुद की लाइट है या वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एनीथिंग विच हैज इट्स ओन लाइट और इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कितने टाइप का होता है भाई साहब? दो, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट है और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, जो दूसरे की लाइट को प्यारे बच्चों रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट इमिट करे वो ल्यूमिनस है। जैसे हमारा सन, कोई भी ट्यूबलाइट, कोई भी बल्ब, जो लाइट खुद इमिट कर रही है प्यारे बच्चों, वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इट मे बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल की बात करें तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन है? सन। सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इवन वी कैन से सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होल अर्थ। एनर्जी का मेन सोर्स ही हमारा सन है। सन से ही हम लोग को हर तरह की एनर्जी मिलती है। एंड इलेक्ट्रिक लैंप एंड ऑयल लैंप, है ना, इलेक्ट्रिक लैंप हो या फिर दिया, दिया जो जलाते हैं ना हम लोग, ऑयल लैंप, दैट आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मोमबत्ती क्या है? मैन मेड सोर्स है। उसमें से लाइट निकल रही है तो मैन मेड है, उसको हम लोगों ने बनाया है। लेकिन सन क्या है? नेचुरल है, उसको हम लोगों ने बनाया भाई साहब नहीं है। फिर आता है प्यारे बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ अदर्स। तो देखो लिखा है द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इमिट लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को इमिट भाई साहब नहीं करते हैं। हाउएवर सच ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर गिर रही होगी उसी को वो भाई साहब रिफ्लेक्ट कर देगा। बहुत चालाक है ना। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत चालाक टाइप के होते हैं। उनके ऊपर जो लाइट गिरेगी उसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। अरे भाई साहब देख लो तुम, है ना। तो इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तब आप उनको देख पाओगे। तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मून। अगर आपसे कहा जाए नेचुरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताओ, मून। मून के पास बेटा अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये आपने पढ़ा होगा। मून सन की लाइट को शो करता है। सन की जो लाइट होती है उसको शो करता है मून। इट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। इसके ऊपर जो सनलाइट गिरती है केवल उसी को रिफ्लेक्ट करता है और आपको लगता है कि यार ये तो मून तो एकदम चमकदार है, बढ़िया प्यारा सा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप लोग को पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। देखो ये था बेसिक फंडामेंटल, है ना, कि लाइट है क्या, लाइट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी बात हम लोगों ने प्यारे बच्चों कर ली है। अब आ जाते हैं मेन अपने प्रोसेस पर। सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जम के इसके जितने क्वेश्चंस हैं बेटा सब मैं करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम तुम्हें करना है, वो है लेक्चर्स को फॉलो करना, सारे दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, या कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जैसा भी जहां भी मन हो। अल्टीमेटली आपको आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन एनी object, it returns back in the same medium from the surface. This phenomena is called reflection of light. Due to reflection of light, we see all the nature. सारे नेचर को हम लोग मैक्सिमम देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब यही था कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ सरफेस। किसी भी स्मूथ सरफेस पर, शाइनी सरफेस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो टकरा कर वापस जाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट रे मान लो एयर से आई, टकराकर वापस एयर में चली गई, तो जिस मीडियम से प्यारे बच्चों लाइट रे आती है उसी मीडियम में लाइट रे वापस लौट जाती है, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो। So reflection of light means bouncing back of the light ray in the same medium when it is incident on any shiny smooth surface is called reflection of light। ठीक है, तो आ जाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हमें पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको हो जाए एक एक करके। मैं सारी बात बता रहा हूं बेटा फुल डेप्थ में, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने फुल डेप्थ में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ करवाया है, बिल्कुल वैसे ही लाइट वाला चैप्टर भी फुल ऑन डेप्थ में हम लोग करने वाले। एक एक चीज नोट्स बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत आए कमेंट करके पूछते रहिएगा, है ना। अब आ जाइए, सबसे पहली चीज की बात करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस जिस पर लाइट रे आए और टकरा कर वापस चली जाए, उस सरफेस को कहते हैं, उस XY प्लेन को हम लोग कहते हैं स्मूथ सरफेस। मिरर इसका एग्जांपल हो सकता है। द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो XY इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जिसको आप जनरली मिरर कहते हो, है ना। मिरर जो होता है प्यारे बच्चों, वही हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पॉइंट जहां पर लाइट रे आई है, टकराई है सरफेस से, वही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस डायग्राम में जो O पॉइंट हमारा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखो क्या लिखा है, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए क्या है, नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें कि भाई नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जो मिरर है, उस मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो देखो लिखा है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहां पर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो सरफेस के, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल, है ना। नॉर्मल नॉर्मल यहां पर देखो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है ON वाली लाइन से। ये लाइन जो है, ये लाइन प्यारे बच्चों यहां पर नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब ये जो लाइट रे आई है, जो उस मिरर पर इंसिडेंट हुई है, दैट इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। जो लाइट रे मिरर पर आई, गिरी मिरर पर, जो रिफ्लेक्ट होने वाली है, उस लाइट रे को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इन डायग्राम PO, दिस PO, ये PO इज द इंसिडेंट रे। आप सबको पता है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। भाई साहब, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद जो लाइट रे चली जाए, दैट लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। सो अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले देखो, ये लाइन ON जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर था प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है हमारा, ये XY है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट रे आई है PO, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, देखो सिंगल है इसलिए लाइट रे बोल रहे हैं। अगर ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता तो उसको हम बीम बोलते हैं ना। और जो लाइट रे चली गई उसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे, है ना। आ जाइए,
अगली बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, ये क्या था एंगल ऑफ ये क्या था इंसिडेंट लाइट रेस, ये क्या था नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच का एंगल आई कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। So angle that the incident ray makes with the normal is called angle of incidence. It is represented by I in the diagram, angle PON. Angle PON will be the angle of incidence. Simple, एकदम simple है प्यारे बच्चों। अगला है angle of reflection। तो जरा देखो, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये एंगल जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एंगल आर को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लिखा है द एंगल दैट दिस रिफ्लेक्टेड रे ओ क्यू मेक्स विद नॉर्मल ओ एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर इन द डायग्राम, एंगल क्यू ओ एन। देखो क्यू ओ, that angle is called angle R, यानी कि angle of reflection। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के बेटा दो लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें से सबसे पहला लॉ है हमारे पास फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरा ध्यान से लिख भी लेना, मैं भी लिख दे रहा हूं, सेम ऐसे लिखिएगा। द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड reflected ray comma all lies in same plane। सबसे पहला लॉ है प्यारे बच्चों, सबसे पहला लॉ क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होता है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, normal at the point of incidence and reflected ray all lies in the same plane। तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये आई लाइट रे, ये रहा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे बाहर निकल जाए, ये नहीं हो सकता। जिस प्लेन में लाइट रे प्यारे बच्चों आई होगी, उसी प्लेन में वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के भी वापस जाएगी। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है प्यारे बच्चों सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, सेकंड लॉ का सिंपल सा मतलब है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई हमारा एंगल आर के बराबर होगा। ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे पास। पहला था इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ लैंग्वेज में क्या लिखोगे, सेम चीज देख लो, मैंने एकदम प्रिंटेड आपको दे दिया है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये और ये तीनों लाइट रेज प्यारे बच्चों सेम प्लेन में होंगे, है ना, सेम प्लेन में होंगे। नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या होता है जरा, सेकंड लॉ का मतलब ये एंगल आई हमारे एंगल आर के बराबर होगा। तो देखो लिखा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्यारे बच्चों
अगर कभी भी ऐसा हो कि एंगल आई 0 हो, एंगल आई 0 होने का मतलब ये जो लाइट रे ऐसे आई है वो नॉर्मल के अलोंग आए। अगर वो लाइट रे सोचो ऐसे आ रही हो, नॉर्मल के अलोंग आ रही हो, तो बोलो एंगल आई 0 हो जाएगा। और अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 है ना। अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 होगा। दैट मीन्स फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द नॉर्मल। मतलब अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में आएगी तो बेटा इसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी, क्योंकि वहां एंगल आई भी 0 है और एंगल आर भी 0 है। बोथ एंगल्स आर 0। रिफ्लेक्शन अभी भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन अभी भी हो रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में लाइट रे आई थी, क्योंकि एंगल आई 0 था, तो प्यारे बच्चों एंगल आर भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अगर ये मिरर है, ये लाइट रे नॉर्मल के अलोंग देखो आई है, तो नॉर्मल के ही अलोंग ये लाइट रे चली जाएगी, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिसको आप लोग बोल सकते हो मिरर। मिरर कह सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स की, रिफ्लेक्शन के टाइप्स की, तो हमारे पास 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। दैट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूस्ड रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप हो गए, 2। पहला कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और वी कैन से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब ये हो गया कि अगर ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिरर है, ये मान लो एक स्मूथ प्लेन मिरर है, मैं लिख भी दे रहा हूं, दिस इज स्मूथ प्लेन मिरर, और यहां पर मैं आने वाली लाइट रेज देखो दिखा रहा हूं आपको, आने वाली लाइट रेज देखना ध्यान से। ये लाइट रे आई, दूसरी एक लाइट रे मैं और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये भी देखो 45 के एंगल पर आई, ठीक। मैं और बना के दिखा रहा हूं आपको, देखो तीसरी लाइट रे, ये भी हमारी 45 के एंगल पर आई। तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में ये लाइट रेज बेटा पैरेलल है ना। चलो मैं कलर इसका बना दे रहा हूं, येलो इसका भी है, इसको भी मैं येलो से दिखा रहा हूं, और इसको भी मैं येलो से दिखा रहा हूं। ये 3 लाइट रेज देखो आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक। 3 लाइट रेज पैरेलल आई, तो मैं लिख दे रहा हूं दीज आर पैरेलल इंसिडेंट, पैरेलल इंसिडेंट रेज। इनको आप बीम भी बोल सकते हो भाई, है ना, ढेर सारी रेज हैं तो हम लोग बीम भी बोल सकते हैं। अब जाने वाली रेज की बात करो, जाने वाली रेज की बात करो भाई साहब, 45 पर, है ना। ये देखिए, ये देखो भाई साहब, ये भी 45 पर, ठीक। और देखो ये भी 45 पर, ठीक। चलो इसका भी मैं कुछ कलर कर दे रहा हूं, इसको हम लोग चलिए वॉयलेट से दिखा देते हैं, ये भी वॉयलेट से और ये भी वॉयलेट से। हाँ ये देखिए, इस तरीके से लाइट रे आई प्यारे बच्चों, और इस तरीके से चली गई। पैरेलल लाइट रेज आई और पैरेलल लाइट रेज ही गई है, तो ये टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। सो दीज आर पैरेलल reflected rays. That means if incident light rays are parallel to each other and reflected light rays are also parallel to each other, then this type of reflection which takes place from a smooth surface is called regular reflection. लेकिन अगर हमारा जो सरफेस है
वो सरफेस कुछ ऐसा हो जाए, सरफेस खुद रफ सरफेस है। इफ द सरफेस इज रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन अभी भी होगा, लेकिन सरफेस कैसा है प्यारे बच्चों? रफ सरफेस है। और अब जरा देखो, मैं आने वाली लाइट रेज दिखा रहा हूं आपको। चलो 45 के एंगल पर ये लाइट रे आई, दूसरी लाइट रे मैं फिर से बना रहा हूं, ये भी देखो 45 के एंगल पर आई, तीसरी लाइट रे मैं फिर से बना रहा हूं, ये भी हमारी 45 के एंगल पर आई। कलर इसका दिखा देते हैं भाई, ये येलो है, ये भी हमारी येलो है, ये लाइट रे हमारी आई, ये भी येलो है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? इंसिडेंट लाइट रेज अभी भी कैसी हैं? पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भाई, इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल, सो अगेन दे आर पैरेलल इंसिडेंट रेज। लेकिन प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसी है। देखो यहां से तो लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। यहां पर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ, इस तरीके का, और यहां पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का हुआ। देखो इस बार देखो मैटर क्या है, ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई। इस बार पैरेलल लाइट रेज आई तो थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? इफ द इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर said to be in irregular reflection। irregular reflection हो गया। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का टाइप प्यारे बच्चों नहीं है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। अब बात आई सर ऐसा हो क्यों रहा है, सर इसका कारण क्या है? अच्छा बेटा, कारण अगर आपको जानना है तो आप नॉर्मल पर आओ। ये देखो जरा, इसका नॉर्मल देखो, ये देखो, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। इसका भी नॉर्मल देखो, ये भी आई थिंक दिख रहा होगा, और इसका नॉर्मल देखो। तीनों का जो नॉर्मल है वो भाई नॉर्मल का तो डेफिनेशन ही यही है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सरफेस के परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों। तो तीनों नॉर्मल आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। नॉर्मल n1, नॉर्मल n2, नॉर्मल n3, they are parallel to each other, n1 parallel to n2 parallel to n3, all normals are parallel to each other, क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ था। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले केस में, तो यहां पर जरा नॉर्मल को देखो, यहां पर देखो, ये नॉर्मल कुछ ऐसा है, यहां पर देखो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके का है, और यहां पर देखो नॉर्मल कुछ इस तरीके का है। प्यारे बच्चों नॉर्मल का डेफिनेशन अभी भी वही है, डेफिनेशन नहीं चेंज हुआ। नॉर्मल का मतलब मैंने यही बोला था जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने अभी बनाया है, लेकिन क्योंकि सरफेस खुद ही इर्रेगुलर है, खुद ही सरफेस रफ सरफेस है, तो प्यारे बच्चों यहां पर जो नॉर्मल है n1, n2, n3, ये आपस में पैरेलल नहीं है। n1, n2, n3 दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो आई थिंक आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है।
प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम लोग जम के फुल डेप्थ में बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में और ज्यादा, कि रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जम के पढ़ाई करते रहिए।